और अब बात बांग्लादेश की करेंगे। 2 साल पहले ही वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था करार दिया था, लेकिन एक तो वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार का तख्ता पलट हो गया और फिर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की ताजपोशी हुई। लेकिन यूनुस साहब 6 महीने में ही मुश्किलों के त्रिकोण में फंस गए हैं। इसको समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। I was saved by God to make America great again. ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या उनके सपने की मार भारत के पड़ोस पर पड़ने वाली है? जिस तरह ट्रंप ने दूसरे देशों को मदद देने से मना कर दिया है, उससे बांग्लादेश में राज कर रहे मोहम्मद यूनुस के हाथ पैर फूले हुए हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस की सरकार 3 मोर्चों पर घिरी हुई है। पहला मोर्चा बांग्लादेश की सेना का एक धड़ा है जो पाकिस्तान की मदद से तख्ता पलट करना चाहता है। दूसरा मोर्चा बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें हैं जो मोहम्मद यूनुस पर हमलावर होती जा रही हैं। और तीसरा मोर्चा अमेरिका का है, जिससे बांग्लादेश में मिलने वाली आर्थिक मदद बंद होने के आसार दिख रहे हैं। पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार की प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। उन्हें देखते ही देखते देश छोड़कर भागना पड़ा था और भारत में शरण लेनी पड़ी थी। तब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिली, लेकिन पर्दे के पीछे से सरकार तो बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें ही चला रही थी। धीरे धीरे उन कट्टरपंथी ताकतों ने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान की उंगली पकड़ ली। नतीजा ये हुआ कि आईएसआई की भूमिका बांग्लादेश में बढ़ गई। ये पाकिस्तान इस सिचुएशन का जिसमें बांग्लादेश है उसका भरपूर फायदा उठाएगा और अपने पैर जमाने की कोशिश करेगा और एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करेगा, एंटी हिंदू सेंटीमेंट पैदा करेगा, इसमें कोई शक नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा को तो उदार माना जाता है, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान के बारे में कहा जाता है कि वो कट्टर इस्लामिक विचारधारा को मानते हैं। साथ ही वो पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश में तख्ता पलट के बारे में सोच सकते थे। खबर है कि जल्द ही पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में एंट्री लेने वाली है। अगले फरवरी महीने से ही पाकिस्तानी सेना बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देने वाली है। इसी महीने बांग्लादेश के दौरे पर आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक पहुंचे थे। उसी तरह दोनों देशों के बीच वीजा सिस्टम को बहुत आसान बनाया जा रहा है। साथ ही दोनों देशों के छात्र भी एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। जिस पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना था, जब बांग्लादेश उसी पाकिस्तान की शह पर चलेगा तो उसका क्या अंजाम होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बांग्लादेश की आर्मी आज की तारीख में उनको बुला रही है ट्रेनिंग कराने के लिए, और जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक हैं डीजी आईएसआई, वो अपनी टीम के साथ पाकिस्तान से बांग्लादेश आए। उनको ले जाया जा रहा है, उनको चुंबी वैली के पास भी ले जा रहा है, चिटागोंग हिल्स में भी ले जा रहा है। दुख की बात है, इसमें कोई शक नहीं, मगर जिस प्रकार से हालात हैं, ऐसा लगता है पाकिस्तान आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के अंदर भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है और इससे आईएसआई और स्पेशली अपने पैर पसारेगा बांग्लादेश में, और ये बांग्लादेश के लिए लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। अब मोहम्मद यूनुस भले ही कट्टरपंथी ताकतों की कठपुतली बने हुए हैं, लेकिन संविधान बदलने के साथ ही और ज्यादा कट्टरता के हामी कट्टरपंथी अब यूनुस से भी नाराज होने लगे हैं। उस पर से यूनुस के गले की फांस अमेरिका का तेवर भी बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख से लगता है कि बांग्लादेश को मिलने वाला अमेरिकी फंड बंद हो सकता है। बीबीसी के मुताबिक बांग्लादेश को स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, शासन व्यवस्था और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका मदद करता है। इनके अलावा रोहिंग्या की मदद के लिए भी अमेरिका फंड प्रदान करता है। मदद की ये रकम करीब 20 करोड़ डॉलर है, जबकि 2023 में अमेरिका ने विभिन्न एजेंसियों के जरिए बांग्लादेश की एक बार 49 करोड़ डॉलर और दूसरी बार 55 करोड़ डॉलर की मदद की थी। कि जैसे ट्रम्प की सरकार जब आई है, वो ये देख रहे हैं एक एक देश के साथ अपना एक रिलेशनशिप 1-to-1 में देख रहे हैं। वो पूरे साउथ एशिया को नहीं देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश हमें क्या ऑफर कर सकता है। इस तरीके से मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश भी अपनी तरफ से नेगोशिएट कर सकते हैं कि गारमेंट एक्सपोर्ट्स पे उनको एक अच्छी डील मिल जाए यूएस से,
लेकिन इसका हमें अभी वेट एंड वॉच अप्रोच की बात है। हमें देखना पड़ेगा कि कैसे मोहम्मद यूनुस और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में 1-to-1 जो रिलेशनशिप डेवलप होगा, उसी से आगे की स्थिति क्लियर होगी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के 6 महीने बाद भी मोहम्मद यूनुस का कांटा शेख हसीना पर ही अटका हुआ है। सत्ता में आने के बाद यूनुस ने क्या किया, इसको वो स्विट्जरलैंड में जाकर बताए। Immediately after that, I've tried to appoint a committee. उसके तुरंत बाद मैंने एक समिति बनाने की कोशिश की ताकि एक श्वेत पत्र तैयार किया जा सके और स्थिति का आंकलन किया जा सके। हमने क्या प्राप्त किया, क्या बचा है, ये समझने के लिए कि हमें पिछली सरकार से क्या विरासत में मिला। और जब अंतिम रिपोर्ट सामने आई तो हैरान करने वाले परिणाम सामने आए। जो राशि देश से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ले जाई गई थी, बैंकों से बाहर गई कुल राशि, उसका अनुमान लगभग $17 बिलियन था। बस बहुत आसान तरीके से और बहुत साधारण तरीका था। मुझे लगता है कि इसे कहीं रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, अध्ययन किया जाना चाहिए कि सरकारें इस तरह के लूटपाट, सड़क पर लूट, सरकार में बैठकर मशीन चला रहे होते हुए और फिर भी सभ्य समाज होने का दावा कैसे कर सकती है। Highway robbery, sitting in the government, running the machine, and still claiming to be a civilized society. हद तो ये है कि 1971 में पाकिस्तान के अत्याचारों को अपनी आंखों से देखने वाले मोहम्मद यूनुस आज उसी पाकिस्तान से आंखें मूंदे हुए हैं। लेकिन आंखें बंद कर लेने से तूफान नहीं चला जाता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।